हो तुम, यादों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, दिल में हो तुम, आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, पूजा करूं सजदा करूं, जैसे कहो वैसे चाहूं, जाना ओ मेरी जाना। तो चलिए, ये चाहने वाने की बातें तो होती रहेंगी। आज हम बात करते हैं वहां से जहां पर हमने पिछली वीडियो में टॉपिक छोड़ा था। पिछली वीडियो की यदि हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास की, और उत्तर प्रदेश के इतिहास की यदि हम बात करें तो हम गुप्त काल की बात कर रहे थे। और गुप्त काल में भी हमने जो पिछले वीडियो में बात की थी वो बात की थी मानकुबर अभिलेख की। और मानकुबर अभिलेख के बारे में हमने ये जाना था कि मानकुबर अभिलेख जो हमें प्राप्त हुआ है वो प्रयागराज से हुआ है। प्रयागराज का पहले नाम प्रयागराज था, फिर इलाहाबाद हुआ, इलाहाबाद के बाद फिर उसका नाम प्रयागराज हुआ। और यदि हम बात करें तो मानकुबर अभिलेख जो था वो प्रयागराज में एक बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई थी। उस बुद्ध की प्रतिमा के निचले भाग पर लिखा हुआ जो अभिलेख था उसका नाम था मानकुबर अभिलेख। हमने ये बात भी की थी कि जो बुद्ध की प्रतिमा थी ये बुद्ध मित्र नाम का एक बौद्ध भिक्षु था, उसने बनवाया था। आज हम बात कर रहे हैं भीतरी अभिलेख के बारे में। यहां से आगे की चर्चा शुरू करते हैं हम। तो पहला अभिलेख हमारा भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख की यदि हम बात करें तो पहला प्रश्न ये बन जाता है कि भीतरी अभिलेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। गाजीपुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से जो अभिलेख हमें प्राप्त हुआ उस अभिलेख का नाम है भीतरी अभिलेख। और भीतरी अभिलेख की यदि हम बात करें तो इसका संबंध है गुप्त वंश से। और गुप्त वंश में भी यदि हम बात करते हैं तो स्कंद गुप्त का यह अभिलेख है जिसका नाम है भीतरी अभिलेख। इसका संबंध गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है। तो पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि जो भीतरी अभिलेख है उसका संबंध किससे है? गुप्त वंश से। और गुप्त वंश में भी यदि हम बात करें तो स्कंदगुप्त जो सम्राट हुआ है उससे इसका संबंध है। भीतरी अभिलेख की यदि हम भाषा की बात करें तो ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। भाषा, बैठ जा, संस्कृत भाषा में यह लिखा हुआ लेख है जिसको बोलते हैं भीतरी अभिलेख। अब मुख्य बात क्या है भीतरी अभिलेख की? यदि हम बात करें तो स्कंदगुप्त जो गुप्त वंश का शासक हुआ था उसने हूणों को भारत से पराजित किया था। इतना बुरा खचेड़ा कि इन्हें भारत से खदेड़ करके बाहर कर दिया था स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त के हूणों पर विजय, इस चीज का पता जो हमें चलता है वो भीतरी अभिलेख से मिलता है। या हम सीधा सीधा कह सकते हैं स्कंद द्वारा हूणों पर विजय प्राप्त करने का जो उल्लेख मिलता है वो भीतरी अभिलेख से मिलता है। तो हम इस बात को लिख लेते हैं, स्कंद की हूणों पर विजय का उल्लेख, स्कंद गुप्त का हूण बर्बर जाति के लोग थे, हूणों पर स्कंदगुप्त का हूणों पर विजय का उल्लेख, विजय प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है, अब हम बात करते हैं कि अगला कौन सा है। तो देखिए जितने महत्वपूर्ण अभिलेख थे गुप्त वंश से संबंधित उन पर हमने चर्चा कर लिया। अब हम उन विषयों पर, उन तथ्यों पर चर्चा करेंगे जिनका गुप्त वंश से या उत्तर प्रदेश के इतिहास से कोई ना कोई महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में स्कंदगुप्त या हम कह सकते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, और वो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं गुप्तों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले कि गुप्त वंश के जो शासक थे वो किस धर्म को मानते थे। तो गुप्त वंश के शासक वैष्णव धर्म को मानते थे, या हम कह सकते हैं गुप्त वंश के शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो
गुप्त शासक वैष्णव यानी विष्णु वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। या हम कह सकते हैं कि इनका जो राज धर्म था वो वैष्णव था। इनका जो राज धर्म था वो वैष्णव था। और यदि हम बात करें तो इनका एक राजकीय चिन्ह भी था और उस राजकीय चिन्ह का नाम था गरुड़। और गरुड़ जो है वो किसका वाहन है? विष्णु का वाहन है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर राजकीय या राज्य चिन्ह गरुड़। राजकीय चिन्ह जो था वो गरुड़ था। और गरुड़ किसका वाहन है? विष्णु का वाहन है गरुड़। इसके बाद यदि हम बात करें तो प्रश्न ये बनेगा कि गुप्त वंश से संबंधित या गुप्त काल में वैष्णव धर्म के सबसे अधिक जो तथ्य या साक्ष्य या सर्वाधिक साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं वो हमें कहां से होते हैं? तो महत्वपूर्ण अवशेष मिलता है यहाँ से विष्णु का दशावतार मंदिर। और विष्णु के दशावतार के मंदिर की यदि हम बात करें तो प्रश्न बनता है कि विष्णु का दशावतार मंदिर का संबंध किस वंश से था? तो गुप्त वंश से या गुप्त काल से था। फिर प्रश्न बनेगा कि विष्णु का दशावतार मंदिर भारत के किस जिले में या किस प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है ललितपुर। ललितपुर में विष्णु का दशावतार मंदिर है। और नागर शैली में ये मंदिर बना हुआ है। यदि शैली की हम बात करें तो मंदिर निर्माण की मुख्यतः भारत में 3 शैली देखने के लिए मिलती है: नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हमें देखने के लिए मिलेंगे वो द्रविड़ शैली में मिलेंगे। और द्रविड़ शैली और नागर शैली का जो मिला जुला यानी मिश्रित उदाहरण मिलता है उसको बोलते हैं हम बेसर शैली। इसको भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। फिलहाल हम यहाँ पर ये बात लिख लेते हैं कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म से संबंधित पॉइंट बना करके लिखिए से गुप्त काल में वैष्णव धर्म से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवशेष जो प्राप्त हुए हैं या सबसे महत्वपूर्ण जो माना जाता है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर माना जाता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर यानी कह सकते हैं हम कि विष्णु के 10 अवतार थे और उन 10 अवतार में जो 10वां अवतार लिया था उसी को दशावतार बोलते हैं। या कह सकते हैं 10 के 10 अवतारों से संबंधित जो मंदिर है वो देवगढ़ का मंदिर है और जिसको कहा जाता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थापित है। तो हम लिख सकते हैं इसको यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है, ललितपुर में। और यदि हम बात करें तो एक नदी का नाम पूछा जाता है यहाँ से और उस नदी का नाम है बेतवा नदी। बेतवा नदी के किनारे है या कह सकते हैं यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद चलते हैं हम आगे। तो देखिए लास्ट की लाइन वो नीचे दिखाई नहीं दिया था, मैं दोबारा लिख देता हूँ कि देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो कहाँ पर है? यूपी के ललितपुर में है। और ये जो बना है वो बेतवा नदी के किनारे बना है। ठीक है, नदी के किनारे बना है। फिर यदि हम बात करें तो जब भारत में मंदिर निर्माण की कला शुरू हुई थी तो उसके लिए काल जाना जाता है। आपसे पूछा जाता है कि भारत में मंदिरों का निर्माण कब से शुरू हुआ? तो गुप्त काल में, सबसे पहले गुप्त काल में मंदिरों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। और यदि हम बात करें तो प्रारंभ में जो मंदिर बने थे वो उनमें शिखर नहीं होते थे। शिखर होने का मतलब क्या? जैसे एक मकान होता है तो इस तरह से मकान की भांति मंदिर होते थे, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे इनमें परिवर्तन हुआ तो ऐसे शिखर बनने शुरू हो गए। ठीक है,
तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ठीक है, भारत में शिखर मंदिर का पहला उदाहरण इसी को माना जाता है, यानी ये वाला। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर भारत में शिखर युक्त मंदिर का पहला उदाहरण माना जाता है। यह भारत में शिखर युक्त मंदिर का पहला उदाहरण माना जाता है। भारत में शिखर युक्त मंदिर का पहला उदाहरण माना जाता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक और मंदिर आ जाता है जिसे बोलते हैं भीतर गांव का मंदिर। और भीतर गांव के मंदिर की यदि हम बात करें तो ये लक्ष्मण का मंदिर है, और ये कहां पर पड़ता है इसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। तो अगला मंदिर है हमारा भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर। भीतर गांव का मंदिर, और ये भीतर गांव का जो मंदिर है ये किसका मंदिर है? लक्ष्मण मंदिर है। तो पहला प्रश्न तो यही पूछेगा कि भीतर गांव का मंदिर जो है उसका संबंध किससे है? लक्ष्मण से संबंधित है, यह लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि ये भीतर गांव का जो मंदिर है ये कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो मंदिर है उसको कहा जाता है भीतर गांव का मंदिर या भीतर गांव का लक्ष्मण का मंदिर, उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। और यदि हम बात करें तो ये भीतर गांव का जो मंदिर है ये भी गुप्त शासकों ने बनाया था, या कह सकते हैं ये गुप्तकालीन मंदिर है। यह गुप्तकालीन मंदिर है, गुप्तकालीन मंदिर है जो कानपुर में है। फिर एक प्रश्न यहां से बनता है कि बताइए भारत में वह कौन सा सबसे पहला मंदिर है जो ईंटों से निर्मित था? तो उस समय यदि गुप्त काल की हम बात करें तो ज्यादातर जो मंदिर बने थे वो पत्थरों के बने हुए होते थे, शिला को काट करके बनाए जाते थे, लेकिन पक्की ईंटों का बना हुआ मंदिर जो था वो सबसे पहला और प्राचीन उदाहरण जो मिलता है वो भीतर गांव के लक्ष्मण मंदिर का उदाहरण मिलता है। तो इस बात को भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिए क्या कि यह ईंट निर्मित भवन का, यह ईंट निर्मित भवन का सबसे प्राचीन उदाहरण है, सबसे प्राचीन उदाहरण है। इसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है डांट पत्थर। एक डांट पत्थर होता था जिसको डांट की संज्ञा दी गई। डांट पत्थर का सबसे प्राचीनतम उदाहरण किसे माना जाता है? वो भी इसे माना जाता है। यानी ईंटों से निर्मित सबसे प्राचीन भवन जो था वो भीतर गांव का मंदिर था, और डांट पत्थर से निर्मित जो प्राचीन उदाहरण मिलता वो भी भीतर गांव का मंदिर ही था। तो इस बात को भी हम जान लेते हैं कि डांट पत्थर और एक शब्द आया है यहाँ पर मेहराब, शब्द आया था डांट पत्थर मेहराब का प्राचीनतम उदाहरण, मेहराब का प्राचीनतम उदाहरण, और वो कौन था? वो भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर था, भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर था। आगे हम बात करते हैं गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण तो हुआ ही हुआ, मंदिरों के साथ साथ मूर्तियों का निर्माण भी हुआ था। और मूर्तियों के निर्माण में भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में क्या विशेष योगदान रहा? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे गुप्त काल में मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र। गुप्त काल में मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र। गुप्त काल में मूर्ति कला का जो प्रमुख केंद्र माना गया वो मथुरा माना गया, और मथुरा के साथ साथ उत्तर प्रदेश का एक और क्षेत्र आया था काशी, और एक क्षेत्र आया था सारनाथ। लेकिन यदि हम बात करें प्रमुख की तो प्रमुख था मथुरा। और क्यों प्रमुख था मथुरा? क्योंकि
गुप्त काल में मूर्ति का जो प्रारंभ हुआ था वो मथुरा से ही हुआ था, जिसको हम मथुरा शैली भी बोल देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं गुप्त काल में मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र क्या था? मथुरा था। मथुरा के बाद यदि हम बात करें तो प्रश्न आता है कि गुप्त काल में मूर्ति कला प्रारंभ कहां से हुई? मूर्ति कला जो प्रारंभ हुई थी वो मथुरा से ही हुई थी। मूर्ति कला समझते हैं आप? यानी मूर्ति का निर्माण करना, मूर्ति को बनाना, बहुत चाहे बुद्ध की हो या जैन धर्म की हो या ब्राह्मण धर्म की हो, शंकर की हो, शिव की हो, गरुड़ की हो, विष्णु की हो, किसी की भी हो, तो उस मूर्ति को ही हम मूर्ति कला बोल रहे हैं। ठीक है। तो जो गुप्त काल में मूर्ति कला का प्रारंभ हुआ था वो मथुरा से हुआ था। इसके बाद यदि हम बात करें तो धीरे धीरे बाद में काशी, और काशी के बाद सारनाथ, नहीं वाराणसी, काशी या वाराणसी, उस समय वाराणसी को ही पहले काशी कहा जाता था। वासी को यानी वाराणसी को ही उस समय काशी कहा जाता था। और यदि हम बात करें तो इसके साथ साथ क्या अभी हमने लिखा था? सारनाथ। तो सारनाथ से भी हमें गुप्तकालीन मूर्तियों के साक्ष्य देखने के लिए मिलते हैं। और यदि हम मूर्तियों की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख रूप से मूर्ति जो थी वो बौद्ध धर्म की भी थी, जैन धर्म की भी थी, और जो है वैष्णव धर्म की मूर्तियां भी यहाँ से मिली हैं। कहाँ से मिली है? मथुरा, काशी और सारनाथ से। और उसका संबंध किससे था? गुप्त काल से था। तो अगला पॉइंट हम यही लिखने वाले हैं क्या यहाँ से कहां से? इन तीन स्थान से, मथुरा, काशी और सारनाथ, यहां से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म की मूर्तियां मिली हैं की मूर्तियां मिली हैं। और यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो मूर्तियां मिली हैं इन तीनों क्षेत्रों से, गुप्तकालीन मूर्तियां वो मिली हैं हमें बुद्ध की मूर्तियां। ठीक है। तो सर्वाधिक मूर्तियां और वो मिली है किसकी? बुद्ध की। सर्वाधिक मूर्तियां मिली हैं हमें बुद्ध की। आगे हम बात करते हैं तो हमारे देश में समय समय पर विदेशी यात्री आते रहे हैं और उन विदेशी यात्रियों ने यहाँ आकर के कुछ ना कुछ हासिल किया है। यदि हम बात करें तो जैसे सबसे पहले भारत की खोज को ही ले लो। तो भारत की जो खोज की थी वो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने की थी। तो पहला विदेशी तो यही हो गया। या कह सकते हैं भारत में सबसे पहले कौन से विदेशी आए थे? पुर्तगाली आए थे। तो एक चीनी यात्री है जिसका नाम है इंगत सिंह। ठीक है, यानी इत सिंह। इत सिंह कह देते हैं, बहुत से इंगत सिंह कहते हैं। तो चीनी यात्री है इंगत सिंह इंत सिंह। चीनी यात्री इंत सिंह के विवरण से हमें ये स्पष्ट यानी ये पता चलता है कि जो आदि पुरुष था, आदि पुरुष किसे कहा गया? ये आदि पुरुष कहा गया गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त को। उसने मिरग शिखा पत्तनम में एक बौद्ध मंदिर बनवाया था। और मिरग शिखा पत्तनम जो प्राचीन नाम था वो सारनाथ का नाम था। यानी हम इस बात को लिख सकते हैं कि चीनी यात्री इंद्र सिंह ने, उसके विवरण से हमें पता चलता है कि जो गुप्तों का आदि पुरुष था यानी श्री गुप्त, जिसने गुप्त वंश की स्थापना करी थी, उसने सारनाथ में एक बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया था। तो मैं इस बात को लिखता हूं, चीनी यात्री इंत सिंह के विवरण से, चीनी यात्री इंत सिंह इंत सिंह के विवरण से पता चलता है कि जो गुप्तों के आदि पुरुष थे यानी गुप्त वंश के आदि पुरुष, गुप्त वंश के आदि पुरुष, और उनका नाम क्या था? श्री गुप्त। आदि पुरुष श्री गुप्त ने, श्री गुप्त ने मिरग शिखा पत्तनम
मृगशिखापत्तनम। और मृगशिखापत्तनम जो नाम मिलता है इसका वर्तमान में नाम क्या है? सारनाथ। मृगशिखापत्तनम में एक बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया था। और ये मृगशिखापत्तनम जो है ये सारनाथ का प्राचीन नाम है। सारनाथ का प्राचीन नाम है। अब देखिए, जब गुप्त काल धीरे धीरे समाप्त हो गया तो गुप्त काल की समाप्ति के बाद के काल को गुप्तोत्तर काल कहा जाता है। अब हम बात करेंगे गुप्त काल के बाद जो आया गुप्तोत्तर काल, तो उस गुप्तोत्तर काल में क्या क्या महत्वपूर्ण घटना हुई। और गुप्तोत्तर काल के बाद हम बात करेंगे पूर्व मध्य काल। तो गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्य काल की हम बात करते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद हम गुप्तोत्तर काल पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं गुप्तोत्तर काल एवं पूर्व मध्य काल के बारे में। देखिए, यदि हम बात करें गुप्तोत्तर काल की और पूर्व मध्य काल की, तो जैसा कि हमने देखा कि ईसा की प्रथम शताब्दी या 78 ईस्वी में कनिष्क ने संबंध चला दिया, तो ईसा पूर्व की तो बात गई, यहाँ से ईस्वी की बात शुरू हो गई। और पहली, दूसरी, तीसरी ईस्वी की यदि हम बात करें तो यहाँ से चलते चलते ये बात आ जाती है 7वीं ईस्वी की। 7वीं ईस्वी की यदि हम बात करें तो पहले कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र या राजगृह। तो 7वीं सदी में आते आते पाटलिपुत्र की जगह ले ली उत्तरी भारत में कन्नौज ने। तो हम कह सकते हैं 7वीं सदी में राजनीति का जो प्रमुख केंद्र था वो था कन्नौज। 7वीं सदी के आते आते उत्तरी भारत में राजनीति का प्रमुख केंद्र बना कन्नौज। तो पहले हम इस बात को लिख देते हैं क्या, कि 7वीं सदी के आते आते पाटलिपुत्र की जगह 7वीं सदी के आते आते पाटलिपुत्र की जगह उत्तरी भारत की राजनीति का केंद्र, उत्तरी भारत की राजनीति का प्रमुख केंद्र कन्नौज बना। अब हम कन्नौज की बात करेंगे और कन्नौज से संबंधित कन्नौज का जो सम्राट हुआ हर्षवर्धन, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन हर्षवर्धन से पहले हम बात करते हैं हरहा अभिलेख की। हरहा अभिलेख क्या है, पहले जान लेते हैं क्या। हरहा अभिलेख, पहला प्रश्न ये बनता है कि ये जो हरहा अभिलेख है ये कहां से प्राप्त हुआ है या इसका संबंध किससे है। तो देखिए, भारत में एक वंश हुआ जिसका नाम था मोखरी वंश। मोखरी वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो हरिवर्मा को माना जाता है। तो मोखरी वंश का शासक हरिवर्मा, यह कह सकते हैं मोखरी वंश से जो संबंध है वो किसका, हरहा अभिलेख का। तो इसका संबंध मोखरी वंश से है। और मोखरी वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था हरिवर्मा। इस संस्थापक का नाम क्या था, हरिवर्मा। मोखरी वंश का संस्थापक था हरिवर्मा और हरिवर्मा से संबंधित प्रश्न बनता है कि हरहा अभिलेख जो था ये भारत के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो भारत में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है बाराबंकी, और बाराबंकी एक जिला भी है। तो हरहा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, बाराबंकी से। तो इस बात को भी लिख लीजिए कि ये किस स्थान से मिला, बाराबंकी स्थान, बाराबंकी से मिला। इसके बाद हम बात करते हैं कि और यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है या इसमें किसका अभिलेख लिखा है। तो मोखरी वंश का जो संस्थापक हुआ है उसका नाम था हरिवर्मा, और हरिवर्मा के बाद जो शासक हुआ था ईशान वर्मा, इसका पुत्र भी बताया जाता है। तो ये हरहा अभिलेख किसका है,
ईशान वर्मा का अभिलेख है। मैं ऊपर लिख देता हूं इधर, फिर दिखाई नहीं देगा। यह ईशान वर्मा का अभिलेख है। ईशान वर्मा का अभिलेख है। किसका अभिलेख है? ईशान वर्मा का अभिलेख है। इसके बाद यदि हम बात करें तो मोखरी वंश के 4 शासकों का उल्लेख इसमें मिलता है। पहले शासक की यदि हम बात करें तो एक तो शासक यही हो गया हरिवर्मा, दूसरा ईशान वर्मा हो गया, और तीसरे की यदि हम बात करें तो आदि वर्मा हो गया, और चौथा जो मिलता है हमें ईश्वर वर्मा मिलता है। तो लिखेंगे इसमें 4 शासकों का उल्लेख मिलता है। 4 शासकों का उल्लेख मिलता है। और वो 4 शासक कौन कौन से हैं? सबसे पहले यदि हम बात करें तो हरिवर्मा। दूसरे शासक की यदि हम बात करें तो उसका नाम मिलता है आदित्य वर्मा। आदित्य वर्मा। और तीसरे शासक के नाम की यदि हम बात करें तो उसका नाम मिलता है ईश्वर वर्मा। ईश्वर वर्मा। और चौथा शासक आपका यह है ईशान वर्मा। ईशान वर्मा। तो मोखरी वंश के 4 शासकों का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। फिर एक और अभिलेख आ जाता है गुप्त काल से संबंधित, और उस अभिलेख की यदि हम बात करें तो सोहन लेख या सोहना लेख अभिलेख जो मिलता है वो भारत में यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से मिलता है। तो एक बात ये भी लिखते चले जाते सोहन या सोहना लेख, सोहनाग लेख, ये जो मिला हमें उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से मिला है। कहां से मिला है? देवरिया। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी हमने कुछ अभिलेखों के बारे में जाना, और गुप्त वंश के शासकों के बारे में जाना, 7वीं शताब्दी के बारे में जाना, हरहा अभिलेख के बारे में जाना, और सोनागढ़ अभिलेख के बारे में जाना जो उत्तर प्रदेश के देवरिया से मिला। देखिए अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के ऊपर। और आप जानते हैं हम उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ना, उत्तर प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत कन्नौज जो पड़ता है वो उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। और कन्नौज का जो शासक हुआ था महान सम्राट हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के ऊपर चर्चा जो करेंगे हम कल करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, कल हम बात करेंगे हर्षवर्धन की। तब तक के लिए शानदार रहिए, जबरदस्त जिंदाबाद रहिए, एकदम आनंदित और उल्लासित रहिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।